आप सभी लोगों को उपकार की तरफ से नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम में आलू अधिवेशन 2025 जो आज तक टीवी कार्यक्रम के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है और जिसके संबंध में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को उपकार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली उपकार एक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, जो जैसा कि आपने सुना होगा कि दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसी के तौर पे यहाँ बनाई गई है। ये पूरे प्रदेश में दो राज्यों में चलती है, एक महाराष्ट्र में और ये दूसरा उत्तर प्रदेश में। हम लोगों का बेसिक कार्य जो है वो शोध, शिक्षा और प्रसार पे होता है। और जितने भी उत्तर प्रदेश की विश्वविद्यालय हैं या आपके जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज, एनिमल साइंस, डेयरी और तथा हमारे जो भी जो महाविद्यालय हैं, उनके साथ मिल के हम लोग इस तीनों क्षेत्र में कार्य करते हैं। और जो भी इससे टेक्नोलॉजी निकलती है वो सब हमारे किसान भाइयों के लिए ही निकाली जाती है और जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। उसी तरह से उसी में ही ये हमारा जो आलू की खेती से संबंध में भी हम लोग शोध करवाते हैं, और ताकि किसानों को आलू से जो भी फ़ायदा हो या उनकी आमदनी बढ़े, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है आलू के क्षेत्र में। पहला हमारा चीन है, जिसका उत्पादन भारत से ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आलू का उत्पादन होता है पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद आपका बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश और सारे राज्य आते हैं। हालांकि आलू का प्रोडक्शन जितना होता है उतना किसानों को उस स्तर पे लाभ नहीं मिलता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और कई बार इसकी चर्चाएं शासन लेवल पे भी होती हैं और इसके समाधान भी खोजे जाते हैं, और सरकार इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास होता है कि कैसे किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। मुझे याद है कि 2022 में जब बहुत ज़्यादा आलू का उत्पादन हुआ था और उस समय जितने भी कोल्ड स्टोरेज थे उसमें रखने की जगह नहीं थी, तो काफ़ी किसान लोग परेशान थे और आलू का दाम एकाएक बहुत नीचे गिर गया था। तो उस समय जो हमारे इस समय वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं श्री मनोज कुमार जी, उस समय हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त थे, उनके पहल से एक कमेटी बनाई गई थी और जिससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा हुआ था। और एक वही पॉलिसी शायद अब चली आ रही है जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। और उसके तहत कई सारे कोल्ड स्टोरेज और भी बनाए गए ताकि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को भी बढ़ाया गया, जिससे कि आलू के किसानों को फ़ायदा हो। लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक आता है कि आलू उत्पादन में गुणवत्ता का बीज कहाँ से और कैसे मिले किसानों को। हमारे प्रदेश में केवल आलू संस्थान का जो शिमला का एक रीजनल संस्थान है मोदीपुरम में, वो प्रजनन बीज पैदा करता है। और वो प्रजनन बीज हमारे जो क्या नाम है हॉर्टिकल्चर का विभाग है उनको ये देते हैं, और वो लोग पैदा करके किसानों को उन्नत बीज देते हैं। लेकिन फिर भी इतना बहुत बड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश में कि उतनी बीज की क्षमता पूरी नहीं होती है। उसको पूरा करने के लिए भी इसके अलावा हमारे जो HRDF है वो भी बीज पैदा करता है, NSC भी पैदा करता है, लेकिन फिर भी आपको बीज की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। इस पे अभी गवर्नमेंट ने एक सीड पार्क बनाने की घोषणा की है, वो 5 जिलों में खुलने वाली है, जहाँ की जो बीज उत्पादन होगा उसमें आलू का भी बीज पैदा होगा या अन्य फसलों का भी होगा, सब्जियों का भी होगा और चीज़ों का होगा। वो सीड पार्क जो है एक तो लखनऊ में खुल रहा है, दूसरा आगरा, बनारस और गोरखपुर और एक और है, जहाँ 5 जिलों में अभी ये खुल रहा है। बहुत बड़ा सीड पार्क है
और ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मिशन है, जहाँ से किसानों को सभी फसलों का जो है बीज, क्वालिटी बीज मिले। तो इस पे अभी ये योजना शुरू हुई है, अभी के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ है। अब मेरे ख्याल से 2025 के अंत तक ये परियोजना जो है चालू हो जाएगी और 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में किसानों को हर तरह के उन्नत बीज मिलने लगेंगे, जो सरकार की योजना के तहत है। दूसरा, आलू में एक और है कि हमारा जो एक तो कम उत्पादन हो रहा है और उस तरह की प्रजातियां अभी जो हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। नई प्रजातियों का भी उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। और जो भी आलू में कई तरह के होते हैं, एक तो खाने के लिए होता है, एक दूसरा उसके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके अलग प्रजातियां हैं, और जो खाने की हैं वो अलग है। दोनों तरह की प्रजातियों में हमारे जो आलू का संस्थान है शिमला में उस पर कार्य कर रहा है, और उन्होंने कई सारी प्रजातियां निकाली भी हैं और आगे भी निकलने वाली हैं। और आने वाले समय में उसका बीज जो है नई प्रजातियों को कोशिश करते हैं मोदीपुरम के रीजनल स्टेशन से कि आपको वो बीज उपलब्ध मिले। लेकिन यह है कि चूँकि ये संस्थान बहुत छोटा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो इनकी भी स्टाफ की कमी, दूसरा कई सारी प्रॉब्लम है कि उतना बीज ये लोग भी पैदा नहीं कर पाते हैं जितना कि और करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप शायद 8,000 टन ये लोग पैदा करते हैं और हर साल ये हमारे उद्यान विभाग को देते हैं ताकि वो लोग आपको प्रमाणित बीज पैदा करके दे सकें। अब इसके बारे में तो उद्यान विभाग ही, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन जैसा वो लोग बताते हैं कि वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसानों को प्रमाणित बीज मिले सही समय पे। दूसरा जो है, जो इसमें भंडारण का भी एक बहुत बड़ा इशू है आलू में। हालांकि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनाए भी गए हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी कोल्ड स्टोरेज भी हैं, लेकिन फिर भी भंडारण का बहुत बड़ा एक समस्या है, ताकि आलू को जब तक भंडारण का सही नहीं मिलेगा तो खराब होने की संभावना भी बहुत होती है। इस पे उपकार एक कार्य कर रहा है कि भंडारण पे कैसे किया जाए। कुछ देसी चीज़ें भी हैं जो देसी तरीके से भी किया जाए, और जो वैज्ञानिक तरीका है उससे भी किया जाए। इस पे भी हम लोग अभी कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं यूनिवर्सिटी को कि इसको भंडारण में देखा जाए, और इसके द्वारा जो है भंडारण के द्वारा हम कितने देर तक उनकी गुणवत्ता आलू की बनाए रखते हैं, मतलब 1 महीने तक उसकी गुणवत्ता बरकरार रखती है या 6 महीने में उनकी गुणवत्ता कमी आती है। तो ये सब हम लोग इस पर थोड़ा शोध का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, और आने वाले में समय में हम लोग हो सकता है 2-3 साल में ये कहने को लग जाए कि अगर हम 6 महीने में आलू को अगर स्टोरेज करें तो उसकी गुणवत्ता पे ये इतना असर नहीं होता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो गुणवत्ता का भी ध्यान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और इस पर कई सारे कार्य कर रहे हैं और होने जा रहा है। क्योंकि शोध का कार्य है, शोध में टाइम लगता है, और जब शोध हो जाएगा तो उससे किसानों को फ़ायदा ही मिलता है। दूसरा है कि सरकार ये भी ध्यान दे रही है कि आलू का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो बाहर एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। जैसे अभी उन्होंने मिर्चे पे एक्सपोर्ट, अभी बाहर उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट किया है। कुछ मैंगो की भी प्रजातियों का एक्सपोर्ट हुआ है। उसी तरह से आलू पे भी सरकार का ये है कि इसको भी कैसे एक्सपोर्ट किया जाए बाहर के देशों में। उसके लिए मैं आपको एक ये बता दूं कि अभी आगरा में जो हमारा एक इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका एक रीजनल स्टेशन आगरा में खोला जा रहा है। वो हमारे जो मोदीपुरम है या और हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट हैं, वो उनके साथ मिलके क्वालिटी सीड प्रोडक्शन पे कार्य करेंगे, साथ में नई नई प्रजातियों को निकालने पे भी काम होगा। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम है कि कोई विदेशी इंस्टीट्यूट जो है आपके प्रदेश में, जैसे धान में बनारस में खोला गया है धान के लिए,
फिलीपींस का एक संस्थान खोला गया है जो धान पे कार्य कर रहा है अपने प्रदेश के किसानों के लिए। उसी तरह से आलू के लिए भी ये संस्थान खोला गया है और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हो गया है और मेरे ख्याल से 2026 में ये पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। और जो मूल्य है, आप लोग मूल्य का जानते हैं, जब आलू का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है खासकर एग्रीकल्चर में, तो दाम एकाएक घटने लगते हैं और जब आपूर्ति कम होती है तो एकाएक दाम बढ़ जाते हैं। तो ये आलू में या अन्य फसलों में बहुत ज़्यादा होता है, खासकर आलू में, क्योंकि जब आलू का प्रोडक्शन होने लगता है तो उसका मूल्य एकाएक कम हो जाता है। इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि माननीय जो मुख्य सचिव साहब जब वो थे मुख्य आयुक्त थे, तो उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की थी और उस पॉलिसी के तहत हमारी प्रदेश सरकार कार्य कर रही है जिससे कि आलू के किसानों को उचित दाम, चाहे कितनों भी प्रोडक्शन हो लेकिन दाम उनको मिलता रहे और मेरे ख्याल से मिल भी रहा है। और इसके किसान भाइयों को पता होगा कि इस पे जो है उद्यान विभाग काफ़ी अच्छा कार्य भी कर रहा है। दूसरा जो है जो भी टेक्निक है, क्योंकि हमारे प्रदेश में आलू पे मैंने पहले भी कहा कि किसी विश्वविद्यालय में कार्य नहीं हो रहा है और ये अभी शुरू होने जा रहा है, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है कैसे आप तक पहुंचाएं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम वैज्ञानिकों के लिए। उसके लिए आज 29 तारीख से आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी विकास संकल्प दिवस जो माननीय हमारे जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के शिवराज चौहान जी ने इसका उद्घाटन कल किया है और हमारे वैज्ञानिक जो भी हैं वो गांव में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं को कैसे समाधान करें, कहाँ से नई टेक्नोलॉजी को आपको कैसे पहुँचाएँ, चाहे वो वैरायटी के रूप में हो, चाहे वो बीज के रूप में हो, चाहे वो रोगों के बारे में हो, इन सब के बारे में सभी, न केवल ICAR के इंस्टीट्यूट बल्कि सभी किसी जो विश्वविद्यालय हैं उनके सभी वैज्ञानिक 12 दिन तक गांव में रहेंगे, सुबह से शाम तक। ये अभी इस संकल्प यात्रा के तहत मेरे ख्याल से आज से शुरू हो गया है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई संस्थानों में डायरेक्टर लोगों ने हरी झंडी दिखा कर उसका वो उद्घाटन भी किया था। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कल हमारे क्या नाम है लोक भवन से इसका उद्घाटन किया था। तो एक नई पहल शुरू हुई है वैज्ञानिकों को किसानों के साथ जोड़ने के लिए और जो लैब का कार्य है वो किसानों तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें हमारा ये आलू का संस्थान भी इस पे कार्य कर रहा है। अभी तो हमारे हेड साहब यही हैं, इनको भी हो सकता है कल ये लोग भी गांव में जाएंगे और किसानों के साथ मिल के आलू के बारे में जो भी समस्याएं हैं वो किसानों तक पहुंचाएंगे। तो न केवल ये बल्कि विश्वविद्यालय के भी जो भी वैज्ञानिक हैं वो सब आप किसानों के साथ मिल के 12 दिनों तक ये कार्य चलेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनको उचित ढंग से या वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में सहायक हुए। तो मैं ये सारी बातें आप लोगों से मैंने शेयर की हैं और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आलू एक बहुत ही धान और गेहूं के बाद ऐसी तीसरी फसल है जो पूरे हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप मुझे 5 मिनट का वक्त दें, प्रश्न भी लेंगे हम किसानों से और 2-4 सवाल मैं भी करूंगी इनकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। मुझे लगता है सर ने जितनी भी बातें कही हैं, आवाज आ रही है मेरी? तो जितनी बातें इनकी आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी। देखिए सवाल इसी से आने वाला है और थोड़ी देर में जीतने भी आप ही लोग वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। आगे भी जो हमारे बीच बातचीत होगी, यहाँ पर जो भी सवाल मैं इनसे करूंगी वो मुझसे ज्यादा आपसे जुड़ा सवाल
इनको होगा, इसीलिए वो बात भी आप ध्यान से सुने। तो सर किसानों की ही बात है, उन्हीं के लिए खास करके ये मंच भी है। और आपने जितनी भी बातें कही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, क्योंकि जाहिर सी बात है अक्सर जो ये कनेक्ट है ना, मीडिया कोशिश ये हमेशा करता है कि सरकार और आम जनता उनके बीच में हम कनेक्ट करने का काम करते हैं। आज भी हमारी यही कोशिश है, खास करके आलू अधिवेशन के जरिए। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन इस बीच मैं सुन रही थी और जो कुछ भी मैंने जाना, पढ़ा या रिसर्च किया है, आपने खुद इस बात को यहाँ पर कहा कि कोल्ड स्टोरेज, भंडारण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है सरकार के सामने। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पूरे भारत की बात की जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि 36% ऑफ कोल्ड स्टोरेज टोटल भारत का जितना है वो उत्तर प्रदेश में ही है। अगर ऐसा है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ के किसान, हमारे किसान कहाँ जाएं और क्या करें? हेलो, आवाज़ आ रही है? ये कोल्ड स्टोरेज की क्षमता तो अभी इधर 2-3 सालों में कुछ और बड़ा सरकार की तरफ से बढ़ी भी है और कुछ प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज भी बढ़े हैं। लेकिन जो जिस हिसाब से प्रोडक्शन आलू का होता है, जब आलू मार्केट में आता है उस समय रखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और आलू एक ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी ख़राब भी होने लगता है, तो उसको बचाने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए या फिर उस तरह से कंपनियों को यहाँ आना चाहिए जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं आलू के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ जो थोड़ा सा कंपनियों का कंपनी जो कम है, ज़्यादातर कंपनियाँ बाहर से आती हैं और वो आलू को खरीद के ले जाती है और वहाँ से वो प्रोडक्ट बना के वापस उत्तर प्रदेश में बेचती हैं, वो बेचती हैं और हम उसको खरीदते हैं। हमारा ही आलू का प्रोडक्ट बाहर से आता है और हम वो करते, जबकि हम हमारे जितने भी एफपीओ हैं, बहुत सारे एफपीओ खुले हैं, कुछ मिलेट पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शुगर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं और भी चीज़ों में बनाए हैं। लेकिन जो हमारे आलू के प्रोडक्ट हैं वो बहुत कम है जो एफपीओ बना रहे हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये जो एफपीओ जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये लोग आलू की तरफ भी डाइवर्ट हो, जिससे कि ज़्यादातर आलू की जो खपत है वो हमारे प्रोडक्ट में अगर जाएगी तो थोड़ा कोल्ड स्टोरेज का जो समस्या है वो थोड़ी समस्या सॉल्व हो सकती है अगर हमारे एफपीओ इसमें सहयोग करेंगे तो। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बिल्कुल, आप ही के सवाल, आप ही के जवाब से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आप खुद ये कह रहे हैं कि आलू से जुड़े प्रोडक्ट्स और होने चाहिए, बनने चाहिए। हम खुद ये जानते हैं कि जहाँ तक सिर्फ आलू की बात की जाए तो चीन के बाद भारत वो देश है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करता है। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वो सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है। ऐसे में सर मेरा सवाल एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी नहीं, एक आम आदमी के तौर पर मैं जानना आपसे समझना चाहूँगी कि जब ऐसा है कि सबसे ज़्यादा आलू की खेती यहीं पर होती है, उत्पादन यहीं पर होता है, तो फिर उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्यों नहीं हैं? उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोकल, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आम ले लीजिए। आम यहाँ का मलिहाबादी आम बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा, जानते ही होंगे। तो सर हम ऐसा क्यों नहीं दे सकते मलिहाबादी आइसक्रीम, मलिहाबादी टॉफ़ी, जो कि यहाँ की चीज़ों को और बढ़ावा दे? नाम तो जाए ही हमारा दूर दूर तक, लेकिन जो यहाँ के किसान हैं डायरेक्टली उनके पास इसका फ़ायदा पहुँचे। ऐसा है कि मैं इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर में मीडिया का रोल बहुत है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस तरह कार्यक्रम कराते रहते हैं जिससे किसानों का उत्साह बढ़ता है, और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ। क्योंकि हम लोग जब कई सारे कार्यक्रम कराते हैं, एक मेरा शिकायत भी है, एक मेरी थोड़ी, जब हम लोग कोई कार्यक्रम कराते हैं तो बहुत सारे पत्रकार लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और मीडिया के भी लोग आते हैं। और जब वो हम लोग अखबार अगले दिन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत छोटा सा कॉलम में हम लोग का वक्तव्य छपता है, ये मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। लेकिन उसी के बगल में कोई ऐसी उटपटांग घटना होती है, उसको बड़ा चढ़ा के बोला जाता है।
तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे तो वैज्ञानिकों का भी उत्साह बढ़ेगा, किसानों का भी बढ़ता है। जहाँ तक आप सवाल कह रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ बहुत सारे हमारे स्टार्टअप निकल के आ रहे हैं। मैं आपको जैसे एक नोएडा में है और बनारस में है और एक लखनऊ में 2-4 ऐसे स्टार्टअप आए हैं जो इन प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और मार्केट में उतर भी रहे हैं। लेकिन मार्केट में उतरना एक बहुत बड़ा आपका कंपटीशन है। मान लीजिए चिप्स के केस में आप बात करते हैं तो जो हम लोग चिप्स खाते हैं उससे कंपटीशन करने के लिए हमको बहुत टाइम चाहिए और बहुत उस तरह का प्रोडक्ट हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या हम सर सक्षम नहीं हैं डेवलप करने के लिए? सक्षम हैं, लेकिन हमारे जो देखिए मानसिकता भी जो हम और आप जो आम लोग हैं, मानसिकता है कि नहीं वो जो लिज्जत पापड़ है या वो चिप्स है वो पैकेट वाला वो ज़्यादा बेटर है बजाय इनके, एक मानसिकता है। लेकिन जब आप उसका और दोनों के स्वाद में अंतर कर पाते हैं तो वो स्वाद में कहते हैं कि नहीं ये बेस्ट है बजाय जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन जब खरीदने की बात आती है आदमी डाइवर्ट उधर होता है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग, देखिए पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है आजकल के ज़माने में। कोई भी घटिया चीज़ अगर बढ़िया पैकेजिंग करके बेचेंगे तो लोग खरीदने के लिए मार कर देते हैं। सर माफ करिएगा, आपको बीच में मैं रोक रही हूँ। मुझे लगता है कि आप सभी स्मार्टफोन यूज करते होंगे, करते हैं ना? हाँ ना, बताइए, करते हैं ना? तो सर ने अभी कहा कि पैकेजिंग हम सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, कोई ब्रांडेड कोई बहुत बड़ी कंपनी है उसने पैकेजिंग की है तो आप जाएंगे वो खरीदने के लिए, लेकिन अगर कोई लोकल प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। लेकिन अभी आपको पता है कि कोई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो सामान बेचती है अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे घर में पहले जब हम राशन लेने जाते थे तो किस तरह के झोले में हम राशन लेके आते थे, याद है आपको? प्लास्टिक का कुछ वो झोला हुआ करता था 3-4 रंगों वाला, या जिसमें रमेश स्टील, सुशील स्टील कुछ ऐसा लिखा होता था। आज उसको न जाने कितने रुपए में अमेरिका में बेचा जा रहा है, 4-4 हज़ार में, 8-8 हज़ार में। अभी वो खबरें आई थी, आपने देखी कि नहीं देखी, कि जिसको हम कभी छोड़ चुके हैं बहुत पहले, आज वही झोले, वही थैला, उसे थैला कहते थे, वो थैला जो है अमेरिका में बेचा जा रहा है। और अभी ये रीसेंट की खबर है। और जहाँ तक सर ने और एक बात कही कि स्वाद को लेकर, तो प्रधानमंत्री, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, ये हम सभी जानते हैं। और सर मीडिया की बात आपने कही कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, हमने इस बात को दिखाया, बताया, और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए, मुझे बेहद प्राइड महसूस ये होता है कहते हुए कि हम सब स्पेशली जाते हैं उन जगहों पर जहां पर लोकल चीजें बिकती हैं। स्पेशली ब्रांडेड के अलावा हम तरजीह दे रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स को। बस वो लोगों तक अवेलेबल कैसे हो, इम्प्लीमेंटेशन कैसे इसका हो, वो सरकार की जिम्मेदारी है सर, और वो तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। देखिए उदाहरण आपके सामने बैठे हैं, ये राजू सिंह है, ये हनी बी के बहुत बड़े वो है, प्रोड्यूसर है। लेकिन इनका हनी क्वालिटी से अगर आप इनका हनी डाबर से कंपेयर करेंगे तो इनका हनी बेस्ट पाएगा, आपको मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन मार्केटिंग में इनको दिक्कत होती है। जोरदार तालियां हो जाए भाई एक बार इनके लिए। अगर इनका प्रोडक्ट, आप ही को मैं बता रहा हूँ, आप मीडिया में हैं, आप इनका प्रोडक्ट यहीं रख दिया जाए और डाबर का रख दिया जाए तो आप डाबर का पसंद करेंगी, उनका नहीं लेंगी, जबकि क्वालिटी में दैट इज द बेस्ट। ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद आपको मैं बता दूँ, मैं खुद मेरा जो घर का राशन है बुलंदशहर में एक फार्मर के यहाँ से आज भी मेरा आता है, केवल क्वालिटी। वो क्वालिटी आपको मॉल में या कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ तक आलू का वो है, ऐसी बात नहीं है कि गांव में महिलाएं या महिला समूह नहीं बना रही हैं। महिला समूह बहुत सारे प्रोडक्ट आलू पे बना रही हैं
और हम लोग से मिलती भी हैं, लेकिन सवाल वही होता है कि मार्केटिंग का क्या। वो मार्केटिंग में ही मीडिया का रोल है। और कहिए तो मैं आपको कभी आप लोग मीडिया के लोग अगर तैयार हैं तो मैं उन महिला समूह से मिलवा देता हूं। सरकार की भी एक अपनी मीडिया है जो इस तरह का काम करती है। तो हम उसके बाद आते हैं, अगर मीडिया समूह उनके प्रोडक्ट को प्रमोशन किस तरह से हो, जो मान लीजिए वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं सर, उसका प्रमोशन किस तरह से किया जाए या मार्केटिंग उसकी किस तरह से की जाए। तो वो मैं आज जो आप कह रही थी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो महिला समूह बहुत सारी महिलाएं न केवल आलू बल्कि मसालों और अन्य चीज़ों पे भी बहुत प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब उनको मार्केट नहीं मिल रहा है। सही बात है, जो प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी का एम है कि किसानों को मार्केट अवेलेबल कराया जाए, और सरकार इस पर कोशिश कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमारी अपनी मानसिकता है, जितने लोग बैठे हैं, वो जब तक बदलाव नहीं आएगा कि भाई हमको गांव के ही लोगों के बना हुआ प्रोडक्ट खरीदना है, तब तक कोई कितनी महिलाएं समूह बना ले या कोई किसान कितना भी अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर ले, नहीं उसका। तो सर आज किसान तक के लिए इस मंच से, आज इसी आलू अधिवेशन के मंच से आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, या फिर उन तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस क्षेत्र में सरकार आगे चलकर करेगी जिससे किसानों का फायदा होगा और लोकल प्रोडक्ट्स देश ही नहीं दुनिया तक पहुंचेंगे। ऐसी बात नहीं मैडम, बहुत सारे अभी एक सीतापुर में एक एफपीओ है पीएमसी करके, पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। वो लड़के यंग लड़के हैं, मेरे ख्याल से 30-35 साल के। उन्होंने बड़ी अच्छी कंपनी खोली है, उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे मार्केट में चल रहे हैं। तो एक तो ये है कि जो भी एफपीओ या जो भी महिला ग्रुप जो बना रही हैं या बन रहा है प्रोडक्ट, उनको मार्केट में अपने थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और किसानों का प्रोडक्ट चाहते हैं लेकिन खरीदना नहीं चाहते। आपको एक एग्जांपल मैं बता दूं, आप कभी भी मार्केट में जाइएगा, एक किसान अगर गुड़ ऐसे खुले में रख के गुड़ बैठा हो और दूसरा किसान बढ़िया पैकेजिंग करके लेके बैठा हो, तो आदमी अट्रैक्शन उस पे जाता है, जबकि वो उस गुड़ की क्वालिटी गजब होती है। ठीक है ना? आप मेरठ में जाइए, जिस कलर का गुड़ चाहिए आपको गुड़ बना के देते हैं, जिस कलर का कहिए, लेकिन वो क्या गुड़ हमारे हेल्थ के लिए ठीक ठाक है? उसी तरह से प्रोडक्ट में भी है। आजकल हम लोग ये जोर देते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो वो बिना प्रिजर्वेटिव के बने, क्योंकि प्रिजर्वेटिव भी हमारे ह्यूमन बॉडी को डैमेज करता है जी। तो जो बिना प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे आपको अभी आप यहाँ रहमान खेड़ा में सेंट्रल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, वो पल्प का और पल्प से बने पाउडर जो मैंगो के हैं, वो पल्प का इकट्ठा करके बिना प्रिजर्वेटिव को लॉन्ग टर्म तक आप रख सकते हैं, और जब चाहे आप यूज़ करिए, उसका शरबत बनाइए, चाहे जो भी करिए, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी आ रही हैं और कुछ कंपनियां इसको अडॉप्ट भी कर रही हैं। सर एक बात तो आपने ये बड़ी अच्छी बताई, लेकिन इसके साथ ही साथ एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ठीक है, ये सरकार के ज़िम्मे है कि किस तरह से इसकी मार्केटिंग हो और आगे किस तरह से जो इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं किसानों के या वो बना रहे हैं, तो मार्केट तक किस तरीके से वो पहुँचे कि लोग उन्हें खरीद पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आपने ये कहा कि आप एक फलना ब्रांड खरीदेंगे लेकिन इनका नहीं लेंगी, उसके पीछे मैं बता दूं एक सबसे बड़ी वजह, हमारे मन में ये शक, ये संशय हमेशा रहती है कि पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी। क्वालिटी को लेकर के आज के डेट में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर कोई अब अफोर्डेबल चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, लोग खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक की तरफ लोग भाग रहे हैं एक बड़ी तादाद में। तो क्वालिटी चेक वो ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि सर हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर विदेशों में नहीं जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हमारे देश में ही लोग क्यों ऐसी चीज़ें खाएं? तो उसकी गुणवत्ता को लेकर चेक तो सर सरकार को ही करना पड़ेगा। ये बात सही है कि बिना गुणवत्ता चेक किए हुए आपके प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम होती है, बात सही है। और इसमें तो मैं कई जगह मैं इस पर बात भी करता हूँ। मैंने राजू सिंह से भी कहा है कि जब तक आपके हनी की गुणवत्ता का लेवल आपके बोतल पे नहीं चिपकेगा,
तब तक कोई ग्राहक अट्रैक्टिव नहीं होगा कि उसकी सेल्फ लाइफ क्या है, उसमें कितना क्या क्या उसमें है। अगर आप कंपेयर डाबर से करेंगे या उससे करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट होगा। तो गुणवत्ता पे अभी सरकार ने आपको एक चारों यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैब खोला है, खुल रही है। उसके लिए वहाँ जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उसकी टेस्टिंग होगी, रेजुअल टेस्ट होगा और उस आधार पे आपका मटेरियल वो बताएंगे कि ये मटेरियल रियली में एक्सपोर्ट के लिए या डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के लिए या मार्केट के लिए है। तो ये व्यवस्था सरकार की तरफ से चारों किसी विश्वविद्यालय में, जो आपके अयोध्या में है, कानपुर में है, बांदा में है और एक झांसी में है और मेरठ में है। तो झांसी और बांदा में ऑलरेडी खुल चुका है, वो लैब चालू भी हो चुकी है। तो अगर जो किसान भाई अपने प्रोडक्ट वहाँ टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो करा के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हैं और उसके गुणवत्ता के आधार पर। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे सर कि जितनी बातें आपने यहाँ पर कही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि सरकार योजनाएं तो बनाती हैं, किसानों के हित के लिए बनाती है, लेकिन किसानों तक पहुँचे ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। और ये भी हम हर बार कहते हैं, मीडिया होने के नाते हम कहते रहेंगे जब तक किसानों को फायदा ना हो। तो आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आप सर से सीधा पूछना चाहते हैं? हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। कोई मन में ऐसा सवाल? जी अभी आप सर से क्वेश्चन कर रही थी, जो मीडिएटर होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, वो केवल अपना मार्का बेचते हैं, माल तो किसान के ही यहाँ से उत्पादन पैदा होते हैं। माइक ले लीजिए। उत्पादन सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर भी अगर बिक जाए तब भी किसानों का फायदा होगा। आज बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपए है और बाजरा 2000 बिक रहा है। मूंग का समर्थन मूल्य 8600 रुपए है, सर बैठे हुए सामने, और वो आज 6 और 6500 रुपए में आगरा में बिक रही है। अगर ये समर्थन मूल्य पे चाहे उत्पादक हो, चाहे क्रेता विक्रेता कोई हो, चाहे कंपनी वाला हो, अगर समर्थन मूल्य आराम से नहीं ये मेरा मैं नहीं आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आराम से खेती वाला हूं मैं, कोई वो नहीं हूं केमिकल वाला, ये मेरी पैदाइशी आवाज है। अगर हम लोग सरकार के माध्यम से अपने उत्पादन को समर्थन मूल्य पर भी बेचते हैं तब भी किसान का फायदा होगा, ये मेरा सवाल है। जी बिल्कुल। देखिए आपका जो भी नाम है, आप जहाँ से भी आए हो, आगरा से, देखिए सरकार वो आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑलरेडी समर्थन मूल्य घोषित कर चुकी है, करती रहती है, ऐसी बात नहीं है। बेचने का काम उसको आपका है। अब सरकार के अफसर तो जाएंगे नहीं आपके घर से आपका सामान लेके मार्केट में बेचने के। ये तो मेहनत आपको भी तो करनी पड़ेगी ना। अब आप सोचते हैं कि सरकार आपके दरवाजे पे जाए, आपको प्रोडक्ट लेके और वो बेचे, वो तो सरकार की बात। सरकार नीतियाँ बनाती है और नीतियों को आप जब तक नहीं लागू करोगे अपने ऊपर तब तक वो नीतियाँ बेकार हैं। आप कितनी बार जिला कृषि अधिकारी या उनसे मिलते हो? आप कितनी बार मिलते हो? आपके क्षेत्र में किसी विज्ञान केंद्र है, आपके क्षेत्र में महाविद्यालय है, किसी महाविद्यालय है, आपके क्षेत्र में जिला कृषि अधिकारी है, आप उनसे कितनी बार मिलते हो? जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं, उनकी योजनाओं को जानोगे नहीं, तो सरकार कैसे आपकी मदद करेगी? जब आप पूरी इसीलिए तो अभी ये 12 दिन का संकल्प दिवस जो यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इसीलिए मनाया जा रहा है कि वैज्ञानिक जाएंगे आपके यहाँ और सरकारी नीतियों का, और किसी विभाग के लोग जाएंगे, सरकारी नीतियों के बारे में पूरा बताएंगे। ये 12 दिन का जो पूरा भारतवर्ष में चलाया जा रहा है ये संकल्प दिवस, ये इसी के लिए है कि क्या समर्थन मूल्य है, कैसे आप मार्केट से जुड़ोगे, कौन सी सरकारी नीतियां हैं, कैसे उसका उपयोग करोगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे वो कहने में थोड़ा सा वो होता है, मैं कहता भी हूँ पब्लिक प्लेस पे, उत्तर प्रदेश के किसान उतने सक्षम नहीं है सरकारी नीतियों का पालन करने में।
जितना कि हरियाणा, पंजाब और चाहे महाराष्ट्र के। हम लोग आगे बढ़ के नहीं आते। पंजाब हरियाणा में उससे सरकारें बदल जाती हैं, वो लोग सरकार बदल देते हैं। अब क्या समझते हैं आप लोग कितने किसान, मैं वही तो बता रहा हूँ, कितने किसान लोग जिला कृषि अधिकारी से मिलते हैं? कितने लोग मिलते हैं? हाथ खड़ा करें। योजनाओं के बारे में आपको सबको मालूम है? मालूम है कि नहीं है? क्या क्या है योजनाएं, इसके बारे में आपको जानकारी है? जानकारी है कि नहीं है, ये बताइए। सरकारी योजनाओं के बारे में कितने लोगों को जानकारी है? देखिए, एक आध है, एक दो लोग हैं। तो सर मुझे ये लगता है कि देखिए ये बहस बहुत लंबी चलेगी सर। मुझे ये लगता है कि आपने जो बात ये कही कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके पास योजनाओं को लेकर जानकारी नहीं है, तो अगर ऐसा है, अगर आप ये आइडेंटिफाई यहीं पर कर पा रहे हैं कि बहुत कम लोगों को पता है, तो मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है सरकार की तरफ से। छोटे छोटे कैंप्स लगाकर उन लोगों को बताया जा सकता है कि सरकारी योजनाएं क्या है। हालांकि मोबाइल पर आजकल सब कुछ उपलब्ध है, आप लोग मोबाइल पर देख सकते हैं, जान सकते हैं। किसान तक खुद जो हमारा चैनल है उस पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए है, आपके हित में है, वो लगातार हम बताते रहते हैं। थोड़ा सा सजग तो होना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट आपको होना पड़ेगा, और तभी मुझे लगता है कि जब सरकार और किसान दोनों हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सही दिशा में, सही मंशा के साथ, तो जरूर सबका अच्छा और सभी का भला होगा। बहुत धन्यवाद सर, जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए। बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, एक क्वेश्चन है मैम। मैं क्षमा चाहता हूँ, गुणवत्ता की बात, सर को थोड़ी देर। एक क्वेश्चन बस। जी, गुणवत्ता की बात हो रही थी, तो मुझे ये जानना है सर कि जैसे आलू में हमें मान लीजिए विभिन्न वैरायटी हैं और इनकी हमें मतलब ये जानना है न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो हमें अगर नॉर्मल लैब से टेस्ट कराना होता है, सरकारी लैब से, तो 15 से 20 हज़ार रुपये देने होते हैं। और हम अगर नॉर्मल किसान हैं और हमें चेक कराना है तो हमें 5-6 वैरायटी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लग जाता है। तो इसके लिए कुछ सरकार मदद कर सकती है, या ऐसा हो कि सारी जितनी वैरायटी CPRI निकालती है उनकी एक टेस्ट रिपोर्ट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कि वो एक साइट पे आ जाए, हम उसको किसी को भी दे सकते हो? देखिए, अभी एक्चुअली क्या था, उत्तर प्रदेश में जो लैब थी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बहुत कम थी। उसी के लिए मैंने अभी बताया ना कि चारों विश्वविद्यालय में हमारे ये लैब खोला जा रहा है, और मुझे क्या लग रहा है कि लास्ट इस साल के अंत में वो सारी लैब चालू हो जाएंगी। हालांकि झांसी में जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय है और बांदा में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें लैब चालू है। आप वहाँ से मिनिमम रेट है उनका, मुझे रेट का एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन वो मिनिमम रेट है, जो जितना आप बता रहे उतना नहीं है, उतना नहीं है, बहुत कम रेट है। आप वहाँ टेस्ट करा सकते हैं, हम सैंपल भेज के, वो लोग आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो लोग दे देंगे। ये सुविधा सरकार की तरफ से हो रही है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब सभी सवालों को यहाँ नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, माइक, चलिए ये लास्ट आखिरी सवाल है, माइक उन तक पहुँचाया जाए। मुझे भी जाना भाई, मेरे यहाँ भी प्रोग्राम। नमस्कार, मैं किसान नहीं हूँ, बट मैं किसान के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करने वाला एक कंज्यूमर हूँ। मैं दिल्ली से आता हूँ। जैसा श्वेता ने बोला कि सर अगर किसी को प्रोडक्ट्स अपने बेचने हैं तो उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग ज़रूरत है। सर, जब मैं ब्लिंकिट, जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो भी लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं सिर्फ मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, मंडियों में कम जाते हैं सर, मेरे जैसे खासकर जो 30-35 के कैटेगरी में। सर, वहाँ पे दशहरी आम मिल रहा है 60 रुपये का 2, और अल्फांसो आम मिलता है 200 रुपये का 2। उसको बहुत अच्छी पैकेजिंग में करके दिया जा रहा है। मैं और मेरी वाइफ की प्रेफरेंस हमेशा वो रहती है कि चलो ये ब्रांडेड है, कुछ उसमें टैग लग गया है, जबकि वो आ रहा है आपका कोल्हापुर से। लेकिन दशहरी आम या ये आम जो आपके यूपी से आ रहे हैं सर, लंगड़ा, वो आम हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे बहुत किसान है, जैसे राजू भाई का एग्जाम्पल लिया कि वो हनी बना रहे हैं सर, बट सर मैं एक कंज्यूमर होने की पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता कि मुझे उनकी हनी कहाँ से मिलेगी, मैं कहाँ जाके उनकी हनी लूँगा। मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपने बोला कि मेरा आटा अभी भी किसी जगह से आता है, मैं वो कंज्यूम करता हूँ सर, बट अगर मुझे अच्छा आटा खाना है तो मुझे एक पैकेजिंग प्रोडक्ट लेके ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अगर मुझे सुविधा मिलती है, किसानों का सामान मिलता है, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय, बिकॉज हम लोग भी चाहते हैं कि किसानों का जो माल वो उगा रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे पास कंज्यूमर पे आए। तो मेरा बस एक सबमिशन था कि अगर ये लिंकेजेस, मार्केटिंग लिंकेजेस होते हैं
तो वी एज अ कंज्यूमर ज़्यादा अच्छा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले पाएंगे, अपने डाइट में कंज्यूम कर पाएंगे, सिमिलरली हम किसान को बेनिफिट दे पाएंगे। बिल्कुल सर, इन्होंने एग्जैक्टली वही बात कही है जो मैं आपसे कह रही थी कि आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं कस्टमर भी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ जितने लोग हैं, अभी अगर आप पूछना शुरू करेंगे, हर किसी को थायराइड, बीपी और पता नहीं लाइफस्टाइल रिलेटेड कितनी ही समस्याएं हैं, और उसमें खाने पीने की जो ये चीज़ें हैं उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और उसमें जिस तरह से अडल्ट्रेशन हो रहा है वो हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी समस्या है कि क्या सही और क्या गलत। ऐसे में आपके पास क्या समाधान है? देखिए, जहाँ तक बात है, अभी मैंने अभी बताया था, एक बीएमसी कंपनी है, यही लखनऊ में उसका ऑफिस है। आप बीएमसी वेबसाइट उस पर देखेंगे मोबाइल पे तो आपको मिल जाएगा। उनके गारंटेड प्रोडक्ट हैं, रीजनेबल रेट है। ऐसे ही नोएडा में ये भी हमारे ही उसके, हमने ही उसको ट्रेनिंग दिया था उस एफपीओ को, और आज वो अच्छी कंपनी हो गई है। 200-300 करोड़ की उनकी वो है इनकम है। ऐसे ही नोएडा में एक न्यूट्रिशन क्वालिटी करके एक प्रोडक्ट बेचते हैं मिस्टर प्रदीप सैनी, वो भी हम ही लोगों के मित्र हैं, अच्छे वो हैं, और उनके ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ऐसे कई सारे हैं। आप अगर आप डायरेक्ट, आजकल तो वो लोग आपके क्या नाम है गूगल पे हैं, आप उनको डालेंगे नाम तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यही है कि आप जैसे लोग अगर आगे बढ़ के आएंगे और उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनको उत्साह मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही हमारे बहराइच में एक है, वो सब तरह के आप सारे प्रोडक्ट डेवलप करता है। वो कई बार मैं उसके प्रोडक्ट यूज़ भी किया हूँ, खाया भी हूँ। जैसे बीएमसी के मसाले अगर आप खा लेंगे तो दूसरा मसाला आप नहीं खाएंगे, मैं आपको बता दूँ। वैसे मसाले आपको कहीं पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगे, ए ग्रेड के मसाले एकदम अलग। बुलंदशहर में प्रीतम सिंह है, उनकी बासमती आप चावल खा लीजिए, आपको अलग स्वाद मिलेगा। तो ऐसे हैं लोग, अब मैं आपको लिस्ट यहाँ बता सकता हूँ। लेकिन सर मुझे लगता है कि अभी आप बैठ के बता रहे हैं, लोगों को ये जानकारी होनी ज़रूरी है, और लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंचे उसके लिए भी मुझे लगता है अलग से काम करना होगा, क्योंकि हम सही में ढूंढ रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए।